सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। मियां नवाज शरीफ ने नाम फाइनल कर लिए हैं कि कौन निगरान वजीर आज़म होगा और अब मुशावरत जो है वो 3 बड़ों के दरमियान और उसके बाद ऐलान हो जाएगा। ये कहा गया कि नाम जाहिर न किए जाएँ जो मुलाकात है, और उसके बाद ये बुध तक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि 90 दिन में अगर नहीं होते हैं तो 120 दिन में भी कोई कराने में हरज नहीं है। बहरहाल आइन में तो 90 दिन है, ये 120 दिन कैसे होगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाया जाएगा। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है तो कोई ना कोई चीज़ें अब इस पैरेलल इसमें भी तैयारी होगी, क्योंकि मरदमशुमारी में इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये कह रहे हैं कि 6 से 7 महीने तो बाकायदा लगेंगे अगर नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन होते हैं तो। अब नई हल्का बंदियों पर होंगे, पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे, ये एक सवाल भी बड़ा अहम है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अब निगरान सेटअप के लिए नाम मुतफ़िका तौर पर फाइनल हो गए हैं। इस पर हम बात करेंगे निगरान सेटअप के मामलात के हवाले से। इस वक्त गौस मोहम्मद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, हमें ज्वाइन किया। इस वक्त आदिल अब्बासी साहब ने सीनियर एंकर पर्सन है, फिर सीनियर साहब, बहुत शुक्रिया आदिल आपके वक्त का भी। गौस मोहम्मद न्याजी साहब, सबसे पहले सर आपसे आगाज़, निगरान के मामलात मुतफ़िका तौर पर अभी ये जो खबर हमारे पास है और राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है कि चीज़ें तय हो गई हैं और ऐलान जो है वो बुध के रोज़ हो जाएगा, यानी कि तकरीबन कहा जाए कि परसों ये ऐलान कर दिया जाएगा। तो इलेक्शन जो हैं वो फिर सर वक्त पर, और ये 120 दिनों की एक नई चीज़ आ गई है तो बड़ा डिले नहीं हो जाएगा इलेक्शन? आइन तो 90 दिन कह रहा है। बात ठीक है कि आइन तो 90 दिन के अंदर कहता है, लेकिन आइन ये भी कहता है कि जब नई मरदमशुमारी हो जाए तो फिर उसके मुताबिक नई हल्का बंदियों के इलेक्शन किए जाए। तो इस तरह से आइन की प्रोटेक्शन भी है उनको। और फिर ऐसी ये मरदमशुमारी है कि इस मरदमशुमारी पे तमाम सियासी पार्टियों को इत्तेफाक है, ये इसको उन्होंने मंजूर किया है। इससे पहले जो 17 की जो मरदमशुमारी थी उस पर अक्सर जमातों, खासतौर पर जो सिंध की छोटी सियासी पार्टी हैं, उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इस पर उन्होंने एग्री किया कि ये बिल्कुल ठीक हुई है, जहाँ ठीक हुई है। तो अगर ऐसे इतराज़ तो उनके माज़रत खां, इतराज़ तो उन्होंने सर इस पे भी थे, MQM के भी इतराज़ थे, वज़ीर आला को भी सुना, उनके भी एतराज़ात तो थे इस मामले के हवाले से। इतराज़ तो अभी भी बरकरार थे, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि वसी तर मफाद के लिए फ़ैसला कर लिया। नहीं, उसमें मेरे ख्याल में आप तो किसी को नहीं कहा, सब वज़ीर आला थे, तमाम वज़ीर आला ने साइन किए हैं उस पर। हाँ, तो इस पर सबका इत्तेफाक है उस पर। हाँ, मुतफ़िका हो गया जी जी जी। तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर महीना 2 लेट भी हो जाते हैं, माज़ी आप देखें तो 2008 में भी किसी वजह से 1-2 महीने लेट हो गए थे। तो अगर उस पे अगर ऐसे ही इलेक्शन होते हैं कि तमाम सियासी पार्टी को एतबार होता है तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात होगी, ताकि हमारे इलेक्शन भी गैर मुतनाज़ा होंगे और फिर उस पर तमाम जो है पार्टियों का इत्तेफाक। लेकिन सर एक चीज़, अब आइन के तहत तो फिर आर्टिकल 51(3) कहता है ना कि जब नई हल्का बंदियाँ हैं तो बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी होनी चाहिए आइनी तरमीम के ज़रिए। तो एक तो 2/3 अक्सरियत भी नहीं है असम्बली के अंदर, फिर दूसरा मामला ये है कि असम्बली की मुद्दत भी अब 2-3 दिन में ख़त्म हो रही है, यानी कि हुकूमत ख़त्म हो रही है, मुद्दत तो वैसे 12 तक है। तो ये फिर आइनी तरमीम के बगैर कैसे नई हल्का बंदियों का मामला होगा, ये कुछ समझाइएगा। हल्का बंदी अगर कौमी असम्बली की सीटें बढ़ानी है, इस वक्त 341 सीटें हैं कौमी असम्बली की जी, अगर हम ज़्यादा करने चाहते हैं तो उसके लिए आइनी तरमीम चाहिए। बाकी हल्का बंदियाँ तो इलेक्शन कमीशन का इस्तेकाक है, वो जिस मरदमशुमारी हुई है तो उसके मुताबिक वो करेगा। कहीं सीटें 1-2 शायद पंजाब की कम हो जाएं, कहीं ज़्यादा हो जाएं, तो इसमें तो कोई आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर सीटें आप बढ़ाना चाहते हैं, 300 ज़्यादा करना चाहते हैं, या पंजाब में अगर 371 हैं तो अगर तो वहाँ उसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको आइन में तरमीम चाहिए। तो ऐसे हल्का बंदी के लिए कोई आइनी तरमीम नहीं चाहिए, तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जिस तरह मरदमशुमारी के लिए मरदम को आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है कि हर वक्त होनी चाहिए। हुकूमत वक्त का ये इस्तेकाक होता है कि वो तमाम पार्टियों के दबाव में देख के
अपनी मरदमशुमारी कराए। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें, इन पे किसी आईनी तब्दीली की ज़रूरत सर जब आबादी बढ़ गई है न्याज साहब, तो फिर तो आबादी के बढ़ने के साथ ऑब्वियसली अब हल्का बंदियाँ अब बढ़ेंगी ना, आबादी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ होंगी, तो फिर आबादी तो बढ़ेगी तो फिर हल्के भी बढ़ेंगे सर, सीट्स तो बढ़ेंगी, फिर क्या नहीं बढ़ सकेंगी? इसमें ये होगा कि अगर पहले 3 लाख पे अगर एक यूनिट था, 70,000, अभी जो फार्मूला था मेरे ख्याल में 80,000 के यूनिट बनाया था जी कुछ का, तो उस पे उस हिसाब से अगर किसी हल्के में अब 3 लाख वोट थे तो आप 3.5 लाख हो जाएंगे, तो उस पर तो कोई ऐसी बात नहीं है। अर्थात सीटें बढ़ाने के लिए उसमें ये नहीं है कि हल्के के अंदर इतने वोटर होना चाहिए, क्योंकि वोटर तो ऑटोमेटिकली 18 साल जिसकी उम्र होती है वो ऑटोमेटिकली वोटर बनता जाता है और इलेक्टोरल चुनाव खुद दर्ज हो जाता है। सही, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है। चलें अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस मामले को किस तरह से लेता है, हम बात मजीद करते हैं। हमारे साथ आदिल अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। नई हल्का बंदियों का मामला और इलेक्शन कमीशन भी तैयारी कर रहा है कि इलेक्शन के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी एक सांस पे करें इंतखाबात वक्त पर भी हों और इलेक्शन जो है वो नई हल्का बंदियों के हवाले से, तो ये दोनों मुतज़ाद सी चीज़ें हैं। आपको वक्त पर इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं आदिल अब्बासी साहब? नहीं, देखिए मैं काफी दिनों से एक बात कह रहा हूँ कि आपको सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ना सिर्फ बयानात से नहीं बल्कि हालात और वाक़यात से भी चलना चाहिए। सही, इसमें वज़रा काफी अरसे से ये कह रहे थे कि जो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर उनका सबका ये था कि भी हम वक्त पर होंगे इलेक्शन। अब वक्त से मुराद ये दोनों वक्त ही हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये फैसला होता है, जो कि हो गया है कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के ऊपर जो है वो इंतखाबात होने हैं और डिलिमिटेशन होनी है, तो इससे तो ये बात वाज़ेह हो जाती है हमें कि वो भी वक्त ही है, क्योंकि ये भी आइन में है कि अगर आपकी नई मरदमशुमारी हुई हो तो आपको उसके मुताबिक करनी है। लेकिन वज़ीर आज़म कुछ नहीं बोल रहे थे, जो कुछ बोल रहे थे वज़रा बोल रहे थे। और वज़ीर आज़म ने जो है वो बिल्कुल अपने आखिरी दिनों में अपने इंटरव्यूज के जरिए ये पैगाम दिया कि जी नई मरदमशुमारी के ऊपर होंगे और इसकी जो है वो लिमिट अपना नई जो डिलिमिटेशन होगी उसके बाद इलेक्शन होंगे। और मेरा जाती ख्याल भी यही था कि ये आखिरी वक्त तक इस मामले को इसीलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि इनको जो है वो ये दिख रहा था कि जब तक फैसला नहीं होता इमरान खान का मुस्तकबिल का कि भाई गिरफ्तारी होनी है नहीं होनी, उस वक्त ये पूरी इनकी कोशिश होगी कि ये इस मामले को टालें। और जैसे ही इन्हें दिखा कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है तो फौरन ज़ाहिर इस प्लान को एक्सटेंड किया गया कि हमें जो है वो इलेक्शन थोड़ा और आगे ले जाना चाहिए ताकि मसला सॉल्व हो। तो फिर बहरहाल दोनों चीजें हो गई, इलेक्शन भी आगे चले गए और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में। अच्छा आदिल अब्बासी साहब, इलेक्शन की अगर ताखीर होती है तो खुद सियासी जमातों के लिए भी कोई अच्छा मामला तो नहीं होगा? निगरान हुकूमतें होंगी, फिर उनका सेटअप होगा, मामलात होंगे, तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहे नहीं हल्का बंदियाँ होंगी तो वक्त उनको चाहिए। पीपल्स पार्टी तो खुद चाह रही थी कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, तो ये जमातों के लिए आप में कहते खासा मुश्किल हो जाएगा अगर ये मामलात आगे चले जाते हैं, अगर 7-8 महीनों का मामला चला जाए। देखिए ये जाएगा जो भी अपेरेंटली लग रहा है, जो उसमें कहा जाता है कि जो डिलिमिटेशन है वो उसके लिए इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 4 मंथ प्रायर इलेक्शन होगी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 4 महीने हल्का बंदियों में लगते हैं और उसके बाद 2 से 2.5 महीने यानी 54 डेज आई मीन चाहिए आपको इलेक्शन के लिए, तो ये कुछ 6.5 महीने का बनता है। तो ये 6-7 महीने आगे ले जाना शायद पीपल्स पार्टी को सूट ना करता हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून को दीगर जमातों को सूट करता है। तो मुस्लिम लीग नून का वास्ता पड़ेगा, तहरीक इंसाफ के साथ कॉम्पिटिशन होगा पूरे मुल्क में। पीपल्स पार्टी के लिए इतना बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ज्यादा फोकस सिंध और बलूचिस्तान पे ही था उनका। फेडरल में उनको पता है कि उनकी इस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो पीटीआई के साथ कम्पीट कर सके। तो पीएमएलएन जो है ना, उनकी लीडरशिप यहाँ पर मियां साहब अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए, और इसी तरह ना ही ये केसेस से जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई नतीजा निकला था, और फिर महंगाई और बेरोजगारी की वजह से गवर्नमेंट एक्सट्रीम अनपॉपुलर है। अब एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि इलेक्शन वक्त पर हो, और जाहिर पार्टी के अंदर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है पीएमएलएन के अंदर भी, कुछ स्टॉलवर्ड इस फेवर में है कि इलेक्शन हो, कुछ नहीं है, लेकिन ओवरऑल पीएमएलएन ये फील है कि हम पब्लिक में अभी जाएंगे। अब आपने देखा कि जो हजारा
का इलेक्शन है उसका क्या हुआ, आपने देखा पेशावर में जो है उसका क्या हुआ, तो एग्जैक्टली नो के व्हाट वुड बी द आउटकम इफ वी गो बाय बुक। और इसलिए मुझे लगता है कि वो सूट करता है। पीपल्स पार्टी जाहिर है उनका थोड़ा सा ह्यू एंड क्राई है, और उसकी भी एक रीजन है क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी जो है वो अब अंदाजा हो गया है कि फेडरल में उनके लिए कोई बड़ा चांस नहीं है नेक्स्ट सेटअप में। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी चाहती है कि जल्दी से इलेक्शन हो, कम से कम सिंध बलोचिस्तान की हुकूमतें जो है वो दोबारा से हमारे काबू में, और फिर अगर फेडरल में भी कोई बाजार से मिल जाती है तो इट्स फाइन। पीपल्स पार्टी के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है क्योंकि पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर गवर्नेंस रिलेटेड इशू बहुत संजीदा है, और पीपल्स पार्टी को जो है वो अब अंदाजा है थोड़ा सा कि ये काम अगर आगे गया तो इंटरिम का काम अगर आ गया तो फिर पता नहीं हमारे पास भी 7-8 महीने अगर हुकूमत ना हुई सिंध में तो फिर क्या होगा, और एनीथिंग कैन हैपन। आपको पता है, हम सब जानते हैं पीपल्स पार्टी गवर्नेंस पे और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत तनकीद होती है। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट तो करता है कि जल्द इलेक्शन, लेकिन मुस्लिम नून को उस तरह सूट नहीं करता, थोड़ा डिले हो जाए। तो सर आपको फिर डिले इलेक्शन सूट करता है नैल साहब कि थोड़ा वक्त गुजरे और इन चीज़ों से भी निकले, फिर मियाँ साहब की भी वापसी और मामलात हों, तो आपको इन वजूहात पे इलेक्शन लेट हो जाए 5-6 माह और नई हल्का बंदियाँ सारी चीज़ें, मुस्लिम नून फिर समझते कि बेहतर पोजीशन में आ जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो। उसकी वजह ये है कि रियासत को हमारे साथ, देखो रियासत पाकिस्तान के साथ इस मुल्क ने एग्रीमेंट करना है, या बाहर से जो इन्वेस्टर आना है वो भी तो रुका हुआ है, वो देख रहा है कि पाकिस्तान में नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी आती है, उसके साथ कैसे डील करना है। तो अभी जो निगरान सेटअप होगा उसकी वैसे तो कोई इतनी वजह होगी कि इतने बड़े मुआहदे करे। जी हाँ, हमने तो कानून में कोशिश की थी कि चलो चूँकि मुल्क की हमारी कानूनी ऐसी है तो इनको इख्तियार दिए जाए, लेकिन चूँकि इत्तेफाक नहीं हो सका तो उनको कोई बड़े मुआहदा करने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता पुराने मुआहदे हैं उनमें कोई किसी मौके में कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो उसमें वो कुछ कर सकते हैं, इतनी इजाज़त दी है। तो बाकी हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो, और देख रहे हैं कि ये 1-2 महीने अगर 90 डेज़ में की बजाय अगर 120 या 130 दिन में होते हैं और होंगे, हम खुद चाहते हैं कि इलेक्शन हो और मुल्क में जिसको अवाम मैंडेट थे उस पर चलाएँ। बाकी ये लोग ये गलत इंप्रेशन है कि PM ये डिले जाती है, डिले से क्या हालात ठीक हो जाएंगे? जितना डिले होगा उतने हालात ख़राब होंगे। इकानमी तब तक नहीं चलेगी जब तक इंतखाबात। लेकिन सर डिले के ये भी तो है ना कि अब आपकी हुकूमत ने अनपॉपुलर फैसले भी तो किए हैं, पेट्रोल का होना महंगा, महंगाई का बढ़ना, ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो एक आम आदमी के तो वोट के ज़रिए फिर रद्द अमल होता है, तो इसके भी तो असरात इलेक्शन पर आते हैं। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म भी ये बात कर रहे हैं कि ये बड़े मुश्किल फ़ैसले थे जो हमने किए रियासत को बचाने के लिए सियासत। तो जब सियासत, तो फिर आपको पता है इंतखाबात हैं, वहाँ पर तो लोगों ने वोट में देना है, तो थोड़ा डिले होगा तो शायद लोग भी भूल जाएं और ज़िम्मेदार किसी और को ठहरा लें और उस लिए आसानी नहीं हो जाएगी। नहीं भाई, बात यह है कि अगर डिले करेंगे फिर वही बात आ जाती है कि हम अपनी सियासत ठीक करने के लिए रियासत को दौ पे लगा दे, तो हमारा तो ये वतीरा नहीं है। हम तो एक जमहूरी पार्टी हैं, हम तो कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमारे की वजह से मुल्क का नुकसान हो। तो बात वही है कि वो आप इस तरह देखते बैरूनी जो हमारे चाइना है, बाकी जो गल्फ की स्टेट है, सब के तमाम बाहर हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि उसको कैसे डील करना है। देखो हमारे पे शहबाज साहब पे उनका पूरा एतमाद है, किस तरह अभी उनको पता है कि 10 दिन की मेहमान है शहबाज साहब की हुकूमत, इसके बावजूद चाइनीज़ नायब वज़ीर आज़म इधर पाकिस्तान में आया, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर आया, कतर से है, तो तमाम सियासी पार्टी तमाम मुल्क से वो इमदाद आ रही है, लेकिन वो फिर भी अभी डर रहे हैं कि पता नहीं नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी है। तो अगर खुदा न खासा हमारी नहीं आती हुकूमत, तो कोई बनान आ जाता है, फिर इस पार्टी आ जाती है, जो भी आ जाता है, तो मुंतखब हुकूमत होगी तो मुल्क तो आगे चलेगा। सियासत तो फिर होती है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम डिले करें कि जी हमारी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, नहीं, अभी मुल्क को बचाना है, रियासत को बचाना है। सही, बिल्कुल ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि इस वक्त सबसे ज़रूरत तो इस वक्त पाकिस्तान की है। लेकिन आदिल अब्बासी साहब, अगर पंजाब की बात की जाए तो अगला बैटलफील्ड मैदान जंग जो है वो तो पंजाब है, क्योंकि जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान में इस वक्त सारी कोशिशें पीपल्स पार्टी करेगी, लेकिन पंजाब में मुस्लिम नून के मद्दे मुकाबिल PTI भी होगी, इसके सामने अब मुस्लिम लीग काफ भी अपनी कोशिशों में लगी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बनी, खुद पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं वो वहाँ पर बैठ कर वो भी अपना हिस्से की बात कर रहे हैं और चीज़ें कोशिशों में लगे हुए हैं।
तो पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून के लिए आदिल अब्बासी साहब खासा एक टफ टाइम होगा अगले इलेक्शन। फिर 3 महीने देखिए उनके लिए तो मसला, उनके लिए तो मुश्किल दूसरी है। उनके लिए एक दूसरी मुश्किल ये है बेसिकली कि वो उनकी पार्टी लीडरशिप यहाँ पे नहीं है। उनके लिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस, ये कह लें कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसकी वजह से इसका पब्लिक में ऑब्वियसली एक सेंटिमेंट है और उनका वोट बैंक जो है मुतासर हुआ है और सीपीआई ने अपना वोट बैंक जो है वो सीट एजिटेशन करके, पॉलिटिक्स करके वो मजबूत किया है। तो उनके लिए ये दो प्रॉब्लम है, उनकी लीडरशिप का यहाँ ना होना, दूसरी चीज उनका महंगाई की वजह से पब्लिक में ना जाना। तो उन्हें मेरा ख्याल है सूट करता है। अब अगर आप कहते हैं कि आगे ले जाने में उनको नुकसान होगा तो शायद वो नुकसान ना हो जितना नुकसान उनको अभी हो सकता है अगर वो इलेक्शन करवाएं। तो दूसरी तौर पे यस, इलेक्शन टाइमली होना चाहिए, लेकिन उनको अभी ये सूट नहीं करता हर एतबार से। एक, चेयरमैन पीटीआई को सजाएं नहीं हुई, 2, महंगाई उच्च पर है, 3, उनकी अपनी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये नुकसान 7-8 महीने बाद इलेक्शन वाला उनको इतना नहीं, जितना 5-3 महीने बाद या 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाए तो उनको उसका नुकसान होगा। तो इसीलिए उन्होंने डिजिटल मरदमशुमारी का सहारा लिया है, वरना तमाम जमातों का इनकी इस पर इत्तेफाक था कि इलेक्शन हो जाना चाहिए। एमपी का वैसे ऑब्जेक्शन था, लेकिन एमपी में इतनी बड़ी जमात तो नहीं है कि आप उनकी वजह पार्टी अपना पूरा करेंगे। प्रिंसिपली उनकी बात भी ठीक है कि अगर नई मरदमशुमारी हुई है तो उसी हिसाब से हल्काबंदियां भी होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि एमसीएम की इतनी भी से नहीं है। बिल्कुल, ये हम पॉइंट अब देखते हैं कि इस इलेक्शन के मामला तो अब इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, लेकिन निगरां सेटअप और निगरां चीज़ें जब आने सामने तो उसके बाद ही मामला बढ़ेंगे आगे। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। गौस मोहम्मद न्याजी साहब सेनेटर, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे। और यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब कुछ अदालती मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। तो शखाना ट्रायल के मामला जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इस जो सज़ा दी गई है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी एक शहरी ने चैलेंज किया है। इस पे हवालों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक ख़बर जो सामने आई है वो है कि कल समाअत करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक उस दरख्वास्त के हवाले से। वो एहतशाम कियानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, एहतशाम से भी बात करेंगे। इमरान वसीम साहब हमारे साथ नुमाइंदा ख़ुसूसी मौजूद हैं। इमरान, आपका भी शुक्रिया। एहतशाम, सबसे पहले आप बताइए, अभी ख़बर आप कुछ दे रहे थे, उसकी तफसीलात क्या हैं, अपडेट कीजिएगा, जो अब कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है एतराज़ात होने के बावजूद भी। देखिए मुदस्सिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने 3-4 मुख्तलिफ गुजारिशात जो इस्तदा होती है वो की है। उस प्रेयर में पहली तो ये है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक की जेल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सज़ा सुनाई थी, तो उसकी मुतल्लका जो जेल है वो अडयाला जेल बनती है और उन्हें अडयाला जेल में ही मुंतकिल किया जाना था। तो उन्होंने इस्तदा ये की है कि अटक जेल में उनकी हिरासत जो है उसे गैर कानूनी करार दिया जाए और उन्हें रावलपिंडी की अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दूसरी इस्तदा ये है कि चेयरमैन पीटीआई को उनकी फैमिली और उनके वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए। तीसरा ये है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में A क्लास की सहूलियात फराहम की जाएँ और उसके लिए उन्होंने लिखा कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में A क्लास की सहूलियात मौजूद हैं, इसलिए बदनीयती से उन्हें इस जेल में मुंतकिल नहीं किया गया बल्कि अटक जेल में मुंतकिल किया गया, क्योंकि वहाँ पे बेहतर सहूलियात मौजूद नहीं हैं। चौथी ये इस्तदा है कि चेयरमैन पीटीआई के अपने डॉक्टर यानी डॉक्टर फैसल सुल्तान को उनका मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। ये चारों गुजारिशात हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी गई हैं। ये दरख्वास्त है जिस पर जब ये दरख्वास्त दायर हो गई तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसने एतराज़ात आयद किए हैं। एक एतराज़ तो ये है कि चेयरमैन पीटीआई के वकालतनामे पे दस्तखत नहीं है, वो तो जुडिशल साइड पे भी रिमूव हो जाएगा। दूसरा एतराज़ ये है कि ये जो दरख्वास्त है ये जुरिस्डिक्शनल वजह से
इख्तियारात दायरा इख्तियार की वजह से इस पर एतराज़ आयद किया गया है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त अटक जेल में हैं। तो इसके लिए ये एतराज़ है कि उसकी मुतल्लका जो हाई कोर्ट है उसमें ये दरख्वास्त दायर की जा सकती है। लेकिन कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और इन्हीं एतराज़ को इब्तदाई एतराज़ात को सुना जाएगा। और अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि ये एतराज़ जो हैं ये दूर किए जा सकते हैं, तो उनको दूर करने के बाद दोबारा से एक प्रोसेस होगा और दरख्वास्त समाअत के लिए एक बार फिर मुकर्रर होगी, उसका नंबर लगेगा और फिर उस पर समाअत हो सकेगी। सही, ठीक हो गया। इमरान वसीम साहब, एक तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये जो गुजारिशात की गई हैं दरख्वास्त पे कि ये चीज़ें भी दी जाएँ, ये चीज़ें भी दी जाएँ, एक क्लास भी हो, इसका एक क्या एक कानूनी तरीक़ाकार होता है? लेकिन दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त एक शहरी ने दायर किया है कि सज़ा के हवाले से, इस दरख्वास्त की क्या हैसियत है कि उनके वकला उनकी जानिब से तो नहीं है, लेकिन कोई भी जनरली कोई इस तरह से दरख्वास्तें भी दे दी जाती हैं? देखें, पहले जो आपने बात की कि जो सहूलियात के हवाले से बात की कि जो उनके ज़ाती मौलज हैं उन्हें चेयरमैन पीटीआई का मुआयना करने की इजाज़त दी जाए, वकला के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, और जो उनके करीबी अजीज़ हैं जैसे अहलिया हैं उनके साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ रुकावट बनेगी, कोई बंदिश हो गई, कोई किसी किस्म की कदगन हो गई। ये क्योंकि संडे के रोज़ चेयरमैन पीटीआई के वकला वहाँ पे पहुँचे हुए थे अटक जेल में, ये मेरे ख्याल से उनको भी तरीक़ाकार का नॉलेज था, वो जानते थे कि तरीक़ाकार क्या है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें मीडिया के लिए भी होती हैं, मीडिया के कंजम्पशन के लिए, मीडिया को देने के लिए, तो ये मेरे ख्याल में वो एक मीडिया का स्टंट आप कह सकते हैं। आज आप देखें कि इनकी लीगल टीम गई है, मुलाकात करवाई गई है, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि जो वो वकालतनामे लेके गए थे खाली जहाँ जिसके ऊपर सिग्नेचर करवाने थे, वो तमाम चीज़ें मुकम्मल कर ली गई होंगी। और महकमा दाखिला पंजाब ने इस बात की अप्रूवल दे दी है कि जो चेयरमैन पीटीआई है उनके स्टेटस के मुताबिक उन्हें जो बी कैटेगरी है, जो क्लास बी है, वहाँ पे उन्हें रखा जाएगा, क्योंकि अटक जेल में बी क्लास से ऊपर की गालिबन वहाँ पे क्लास ही नहीं है। ए जो क्लास है वो यहाँ पे अडयाला जेल में है, तो इसलिए जो पीटीआई के वकला हैं, जो लीगल टीम है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया कि वहां से अटक जेल से उन्हें यहाँ पर अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। तो किसको दी जाती, कानून क्या कहता है कि एक क्लास किसको मिलेगी? देखें, इस बारे में तो मैं बिल्कुल जो है वो आप कह लें कि ला इल्म हूं, मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कि एक क्लास किसको मिलती है। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि जो वहां से मुंतकिल कराने की बात की गई, हमारी ये भी दुआ है कि किसी क्लास में भी ना जाया जाए, ये भी बड़ा जरूरी है। कुछ लाइलमियाँ बेहतर भी होती है। इमरान साहब, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से भी उन्होंने उनके दरख्वास्त में ये इस्तदा है कि उन्हें एक क्लास दी जाए और अडयाला जेल में ही रखा जाए। मैं ऐड करता तो जैसे एहतशाम कह रहे हैं ना कि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, तो साबिक प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ भी थे, उन्हें भी अटक जेल में रखा गया था और एक तस्वीर भी उनकी मशहूर हुई थी कि जेल की सलाखों के पीछे खड़े हैं और हाथ से उन्होंने सलाख पकड़ी हुई बाहर दूर दूर तक निगाह डाल रहे हैं। तो ये वही जराए बताते हैं कि उसी जो सेल है उसी सेल में रखा गया है चेयरमैन पीटीआई को भी। लेकिन बहरहाल जो आपका दूसरा सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, गैर मुतल्लका शख्स ने दायर की है, तो आपको याद होगा कि जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत ने सजा सुनाई थी, उससे मुतल्लिक भी गैर मुतल्लका हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर हुई थी और वहाँ से रिलीफ भी मिला था साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मामला तो चेयरमैन पीटीआई का है। एक खातून वकील हैं साइमा सफदर चौधरी, लाहौर से उनका ताल्लुक है। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि जो आर्टिकल 10A है जिसके मुताबिक मुल्ज़म को साफ शफाफ ट्रायल का हक मिलता है, वो हक नहीं दिया गया और फंडामेंटल जो राइट्स हैं उन्हें अडेयर नहीं किया गया, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। और सुप्रीम कोर्ट से सजा यह की गई है कि जो कन्विक्शन की सजा है चेयरमैन पीटीआई की 3 साल की, उसको सेटिसाइड किया जाए और रिलीफ ये मांगा गया है कि सेटिसाइड करने के बाद दोबारा से इस केस का ट्रायल किया जाए। यानी रिहाई की बात उस तरीके से नहीं की गई, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर सजा कलअदम हो जाए तो मुल्ज़म की एक मरतबा रिहाई तो हो जाती है, लेकिन साथ में उन्होंने कह दिया कि आप दोबारा से ट्रायल करें इस एलिगेशंस का जो चेयरमैन पीटीआई पे लगाए गए हैं और उसे उन्हें आर्टिकल 10A का राइट दिया जाए, साफ और शफाफ ट्रायल हो, तो उसके बाद ट्रायल का मामला जो है वो इसमें रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा इमरान वसीम साहब आपका भी, और एहतशाम कियानी कर रहे थे, बहुत शुक्रिया एहतशाम। कल एक अहम दिन है इस केस के समाअत के हवाले से, कल भी आपसे फिर इस पे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा, 30 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट जो सामने आई है, कहा गया ड्राइवर की भी गफलत है कि वो ट्रैक ख़राब था
और ख़राब ट्रैक पर तेज़ रफ्तारी जो है उससे ट्रेन को हादसा हुआ। बोगियां भी ख़राब थीं, पुरानी थीं, डैमेज थीं, और जो ट्रैक है वो ट्रैक को भी बहाल नहीं किया गया। ये भी रिपोर्ट में कहा गया कि 2 डिपार्टमेंट्स जो हैं, टेक्निकल और वर्क्स डिपार्टमेंट, उनकी आपसी मामलात के हवाले से ये यहाँ पर चीज़ें भी बेहतर नहीं हो पाई हैं। ट्रैक तो वैसे भी 100 साल से ज़ायद पुराना है और इस ट्रैक पर ये तेज़ रफ्तारी के बायस मामलात हुए हैं। हम बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ चेयरपर्सन कौमी असम्बली कायमा कमेटी रेलवे मियाँ मोइन अहमद भट्टू साहब। बहुत शुक्रिया भट्टू साहब आपके वक्त का। सर, हादसात का सिलसिला तो कदरे कम हुआ है लेकिन रुके कभी नहीं है। क्या वजह है कि हम जो है वो इन हादसात पर काबू नहीं पा रहे होते हैं? ट्रैक को कभी दोष है, कभी किस चीज़ को दोष है, तो हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, हादसात भी नहीं रुक रहे, वजह क्या है सर? जहाँ तक कि मेरे इल्म में भी, मैं इतने जो अरसे में बहस ये चेयरमैन कायमा कमेटी काम करता रहा हूँ, तो मुझे ये एहसास है पूरी तरह कि हमारी पूरी जो रेलवे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल जो है ना वो अब आउटडेटेड हो चुका है और इस सारे के सारे को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके बगैर ना तो गाड़ी की रफ्तार में इजाफा हो सकता है, ना ही इन हादसात से जो है ना वो हम कह सकते हैं कि अब आइंदा हादसा ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं है। ये देखें, ये मैं 100% ये समझता हूँ अपने तौर पे कि यकीनन ये हादसा जो है वो रेलवे हुकाम की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें ये एहसास होना चाहिए था कि वहाँ मकामी लोग जो हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो लाइन मैन हैं, जो भी वहाँ कंसर्न लोग हैं, उन्हें रेलवे लाइन की कंडीशन का पहले से इल्म होना चाहिए और उसके बाद उसे ट्रेन को वहाँ जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। एक तो मुझे ये अफसोस है कि एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारे का सारा आउटडेटेड है। दूसरा ये कि हमारे जो जिम्मेदारान हैं, अफसरान हैं, वो इसके बारे में इतने मोहतात और ओवर कॉन्शियस नहीं है जिसकी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि रेलवे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रेलवे के बगैर हमारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो पूरी तरह कामयाबी से नहीं चल सकता। इसकी बेइंतहा जरूरत है मुल्क को भी, आवाम को भी और ओवरऑल भी। लेकिन जो पाकिस्तान रेलवे, वो मैंने देखा है कि वो पूरी तरह फलाह हो चुका है। अच्छा व्हाट्सअप, एक चीज़ है यहाँ पर, जब भी ये बात होती है वुज़रा से लेके नीचे तक सारी हलचल तो ज़रूर हो जाती है, लेकिन ये ट्रैक भी ख़राब, इन चीज़ों में वहाँ के जो इलाकाई अफसरान हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो वहाँ का अमला है, उनको फौरी तौर पर पकड़ा जाना, क्योंकि हादसे की बुनियादी वजह वहाँ से शुरू होती है कि ये चीज़ें वहाँ ख़राब हैं। अब एक आध बंदे को ज़िम्मेदार करके तो बाकी जो है वो जान छुड़वाना ये ठीक नहीं है। तो इन लोगों की जो है, इतने लोगों की जानें चली गई, इन सब की जिम्मेदारी तो फिर उन लोगों पर पहले है जो लोग वहाँ ये काम नहीं कर रहे थे ऐसे हादसे से पहले भी। बिल्कुल जी, मैं भी इसके हक में हूँ कि वाकई जो लोग जिम्मेदारान हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, महकमाना भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर वो इंक्वायरी के बाद उन पर जिम्मेदारी आती है तो उनको बाकायदा तौर पर सजा दी जानी चाहिए। ये कोई आम सी बात नहीं है कि रेलवे पे इतना बड़ा एक हादसा हो जाए और इतनी जानें जो है वो ज़ाया हो जाए और कितने घर उजाड़ और वीरान हो जाए, और वो लोग जो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। उनको इस कोताही के जुर्म में कैसे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए और ये इसमें कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह रू रियायत हुई तो फिर बाकी लोग भी जो है ना, उन्हें किसको सबक हासिल होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन मियां साहब एक चीज़ आप ये बताइए कि ये ट्रैक है 100 साल से ज़ायद पुराना है, हम तो जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे थे। पिछली 2 हुकूमतों पहले मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में ये कहा गया जी ML1 मंसूबा होगा, तेज़ तरीन ट्रैक जो है वो बनेंगे, वो चीज़ें बहुत पीछे चलेगी। क्या वजह है कि उस पर हम आ नहीं पाए हैं, उस पर काम नहीं हो पाया, इसकी क्या बुनियादी वजह है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे मेरे जहन में काफ़ी ये था कि आप ये भी पूछें कि ML1 जो है ना वो अभी तक क्यों नहीं। असल में सूरत हाल ये कि अगर मैं ये बात करूं कि पार्टी बेस पे अगर ना कंसिडर किया जाए, क्योंकि चेयरमैन कायमा कमेटी इज प्रेज्यूम टू बी एन इम्पार्शियल पर्सन, क्योंकि उसमें सारे पार्टीज के मेंबरान भी होते हैं। मैंने आज से कोई
1.5 साल पहले 2 साल पहले इनसे पूछा जब सवाती साहब की हुकूमत थी कि भाई ML1 का आप बता रहे हैं बार बार, लेकिन हमें प्रैक्टिकली बताएं तो सही। तो उन्होंने कहा जी क्या ये प्लानिंग वालों को पता है जी, प्लानिंग वालों ने कहा जी कि हमें ये CPAC वालों को पता है। जब मैंने सबको बुलाया कराची में मीटिंग में तो मैंने पूछा तो सच्ची बात ये कि उन्होंने ये कहा कि अब ये बात आ जाएगी जरा पॉलिटिकल, कि उन्होंने कहा कि जी वो साबका जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी उनके साथ चाइनीज जो थे वो लोएस्ट रेट पे जो वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो वो कर रहे थे जितने भी उनके हो रहे थे। मगर मौजूदा जो हुकूमत थी, जब सवाती साहब की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, तो उस वक्त चाइनीज जो थे उन्होंने दे वर रिलेक्टेंट। तो मैंने पूछा कि क्या क्यों रिलेक्टेंट है? उन्होंने कहा जी हमने उन्हें कहा कि जिस तरह आपने पहली हुकूमत के साथ लोएस्ट रेट पे किए मुआहदे हमारे साथ भी वैसे ही करें। तो उन्होंने कहा अच्छा जी हम सोच के बताएंगे, और 1 साल तक चाइनीज ने उन्हें नहीं बताया। तो इसका मतलब ये था कि चाइनीज दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द PTI गवर्नमेंट। ड्यू टू दैट रीजन मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिले इन ML1 में हुई है ये सिर्फ और सिर्फ साबका जो हुकूमत है, PTI की जो हुकूमत है, उनके अपने बिहेवियर, उनके रवैये, उनकी रेपुटेशन, उनकी डीलिंग विद आवर फ्रेंडली कंट्रीज, मतलब दे हैव डिस्ट्रॉयड आवर रिलेशनशिप विद ऑल आवर फ्रेंडली कंट्रीज। और ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब लोगों को इस बात का पता नहीं है कि जब मैं पहले ये समझ रहा था कि शायद कुछ लोग ऐसे ही मुखालफत बराए मुखालफत में ये बात करते हैं कि जी PTI वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब मैंने इसकी जाती तौर पे तहकीक की तो वो पता ये चला कि वो चाइनीज को नाराज करके बैठे। ये मामलात जो हैं अगर ऐसे ना होते और ML1 के मामलात होते तो आज इस किस्म के हादसे जो हैं वो ना होते। बहुत शुक्रिया बट्टू चेयरमैन कायमा कमेटी बराए रेलवे हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।